हेलो स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को और देखते हैं क्या पूछा हमसे। कहता है ए प्रोटॉन एंड अ ड्यूट्रॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस एंड देन सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ देयर मोशन। अच्छा, कंपेयर देयर काइनेटिक एनर्जीज। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक दो चीजें पता होनी चाहिए। चार्ज, एक प्रोटॉन के ऊपर अगर चार्ज हम लोग सपोज करके चलते हैं कि Q है, तो ड्यूट्रॉन के ऊपर भी सेम चार्ज होता है और अल्फा पार्टिकल के ऊपर होता है उसका डबल, प्रोटॉन का डबल। और अगर मास प्रोटॉन का m है तो ड्यूट्रॉन का 2m होता है और अल्फा पार्टिकल का होता है 4m। तो इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू QV, ठीक है। एक चार्ज जब पोटेंशियल डिफरेंस, किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में होती है ना, सब्जेक्टेड, तो उसके ऊपर उसकी जो एनर्जी होती है ना, वो हम लोग ऐसे निकालते हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज के बराबर, ठीक है। एक्चुअली इसमें अगर मैं थोड़ा डिटेल में बताऊं तो U इक्वल टू QV, ठीक है। ये होता है पोटेंशियल एनर्जी, और यही पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी को या तो ये लिख सकते हैं या फिर अगर चार्ज और पोटेंशियल पता है तो ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखिए पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल डिफरेंस वो सेम है तीनों के केस में। तो यानी मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये सिर्फ और सिर्फ चार्ज पे डिपेंड करेगी, दैट इज इट इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज ओनली। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन इज टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या है, Q इज टू 2Q, यानी 1:1:2 के बराबर, ठीक है। सिंपल है ये, बिल्कुल ध्यान से देखिए इसको। इसको इरेज कर देते हैं। अब पूछा क्या गया है, इफ रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब बाय प्रोटॉन इज 5 सेंटीमीटर, determine the path described by neutron and alpha particle। अच्छा, परपेंडिकुलर, ठीक है। देखिए क्या होता है ना, अगर एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, क्रॉस का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनवर्ड, ठीक है। मान लीजिए यहां पे मैंने क्रॉस बनाया है, ठीक है। ये डिनोट क्या करता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो ऐसे इनवर्ड है इनटू द बोर्ड। अब अगर एक चार्ज को मैं इस तरीके से सब फेंकता हूं ऐसे, ठीक है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज की वेलोसिटी है, देखिए। और ये जो है ये परपेंडिकुलर है, कौन, मैग्नेटिक फील्ड और मोशन की वेलोसिटी, यानी मोशन की डायरेक्शन यानी वेलोसिटी। तो जब ये दोनों परपेंडिकुलर है तब होता क्या है, इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स काम करता है और ये मैग्नेटिक फोर्स इस चार्ज को एक सर्कुलर पाथ में रोटेट करती है। कैसे करती है थोड़ा ध्यान से समझिए। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है Q V क्रॉस B के बराबर, ये क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी
क्यू वी बी साइन थीटा। ये थीटा क्या है? ये थीटा है एंगल बिटवीन वी एंड बी, एंगल बिटवीन वी एंड बी। ठीक, अगर परपेंडिकुलरली हम लोगों को फेंका गया है चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो ये थीटा 90 डिग्री हो जाएगा और ये सिंपली बन जाता है क्यू वी बी के बराबर। तो ये मैग्नेटिक फोर्स जो है ये उस चार्ज पे वर्क करेगी। और कैसे वर्क करेगी? देखिए, दो वेक्टर क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो जो क्वांटिटी आएगी वो भी वेक्टर आएगी। ऑब्वियस सी बात है, फोर्स भी वेक्टर है, तो फोर्स का एक डायरेक्शन होगा। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड ये है, ठीक, और वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, ठीक, तो राइट हैंड पाम रूल का यूज करके हम लोग एफ का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। वी क्रॉस बी मतलब वी की तरफ अपने इसको रखा पाम को और इसको बी यानी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल किया और थंब को खोल दिया। थंब का डायरेक्शन जो होता है वो क्या देता है? वो देता है फोर्स का डायरेक्शन। तो जो मान लीजिए यहां पे चार्ज है, ये चार्ज, इसके पास ये थी वेलोसिटी ऐसी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी ऐसी, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कैसा होगा? नीचे की तरफ ऐसा, ठीक है नीचे की तरफ। अब जैसे ही इस पे नीचे की तरफ फोर्स होगी तो क्या होगा? ये नीचे मूव करेगा, नीचे मूव करेगा क्योंकि एक्सेलरेशन भी इसी तरफ है। तो जैसे ही नीचे मूव करेगा तो इस बार वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई ऐसी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फिर इनवर्ड ही है, वो तो चेंज नहीं हो रही है। तो फिर से हम लोग अगर राइट हैंड पाम रूल लगाकर फोर्स का डायरेक्शन को फाइंड करते हैं तो वो क्या आएगा? देखिए, v क्रॉस बी, ठीक है, v क्रॉस बी यानी इस बार फोर्स जो होगा ना वो इस डायरेक्शन पे लगेगा ऐसा, फोर्स जो होगा वो इस डायरेक्शन पे लगेगा ऐसा। पहले यहां लगा, फिर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हुई, फिर फोर्स यहां लगा। इसी तरीके से फोर्स जो है पार्टिकल पे कंटिन्यूअसली लगेगा और ये फोर्स जो है इसको एक सर्कुलर पाथ में रोटेट करने लगेगा। ठीक है, चार्ज जो है एक सर्कुलर पाथ में रोटेट करने लगेगा। ठीक, अब जब चार्ज सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है तो डेफिनेटली इसके पास क्या होगा? एक सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स टू मेंटेन द सर्कुलर मोशन कौन प्रोवाइड कर रहा है? वो मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड करती है। तो यानी इस इक्वेशन को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन से इक्वेट कर सकते हैं। देखिए, और यहां से ही हम लोग ये रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ निकाल सकते हैं, दैट इज mv बाई क्यू बी के बराबर। ठीक है, अब हम लोगों को एक और चीज पता है क्या? कि हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी होती है। तो यहां से जो v आएगा वो क्या आएगा? 2m के सॉरी 2m 2 के बाई m का रूट। ठीक है, और अगर इस v को हम लोगों ने यहां सब्स्टिट्यूट किया रूट ओवर 2 के बाई m, तो ये इक्वेशन क्या हो जाता है? ये हो जाता है 2m के का रूट बाई क्यू बी के बराबर, यानी ये देखिए ठीक है, तो हम लोग इसको यूज करेंगे, इस वाले एक्सप्रेशन को। आर पी, पी फॉर प्रोटॉन, तो रेडियस ऑफ द प्रोटॉन क्या होगा? देखिए 2 मास हो गया m के ई बाई क्यू बी। ठीक,
और ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन को क्या लिख सकते हैं हम लोग सिमिलरली रूट, अच्छा ड्यूट्रॉन का मास होता है 2m, तो m की जगह 2m, फिर काइनेटिक एनर्जी ये रूट बाई क्यूबी, तो हम लोग यहां से डी करें तो क्या हो जाता है दिस बाई दिस 2m बाई क्यूबी इंटू क्यूबी बाई, अच्छा इस 2 को बाहर निकालते हैं √2 बना के और इसको एज इट इज रख देते हैं ताकि कैंसिल कर सके, सब कैंसिल, तो ये क्या हो गया 1/√2 के बराबर। ध्यान से देखिए, तो RP/RD कितना है 1/√2। सिमिलरली मैं अगर RP/R अल्फा निकालूं तो, अच्छा यहां से मैं R अल्फा की वैल्यू लिख देता हूं, R अल्फा की वैल्यू मैं डायरेक्ट यहां पुट कर देता हूं, ठीक है। अच्छा RP क्या हो गया, ये हो गया 2m बाई क्यूबी इंटू, डिवाइड कर रहे हैं तो यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे विद द रेसिप्रोकल, तो ऊपर आ रहा है, अच्छा अल्फा का जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन के चार्ज के डबल होता है, तो ये हो गया 2qb टू, और अल्फा का जो मास होता है वो इसके 4 टाइम होता है, ठीक है। टू को हम लोग बाहर ले सकते हैं, 4 को हम लोग बाहर ले सकते हैं, ke बाई क्यूबी इंटू 2qb बाई 2√2m, तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो ये आ गया 1। तो यानी हम लोग RP/RD/R अल्फा क्या लिख सकते हैं, देखिए RP/RD या 1:2 और RP/R अल्फा क्या है 1, ठीक है, दैट इज 1/1, तो ये 1, तो ये क्या आ जाता है, ये हमारा आ जाता है रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है रेडियस ऑफ प्रोटॉन, तो अगर रेडियस ऑफ प्रोटॉन 5 सेंटीमीटर है तो रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन कितना होगा 5√2 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ अल्फा कितना होगा, अल्फा पार्टिकल वो होगा 5 सेंटीमीटर के बराबर। That's it. देखिए ध्यान से, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने कमेंट ज़रूर दें और अपने सुझाव देते रहें ताकि हम और अच्छे वीडियोस आप तक लेके आए। थैंक यू। चलिए देखते हैं इसको क्या कहता है। इस क्वेश्चन में कहता है ए इलेक्ट्रॉन मूविंग हॉरिजेंटली विद अ वेलोसिटी ऑफ 4 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड enters a region of magnetic field, uniform magnetic field of 10⁵ Tesla acting downward as shown in the figure. Draw its trajectory and find out time it takes to come out of the region। चलिए, तो यहाँ पे
क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया है कि एक इलेक्ट्रॉन है वो v वेलोसिटी से एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रही है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें ये रिलेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, ये क्या है, ये रिलेशन क्या देती है, ये रिलेशन हमको फोर्स देती है। कब, जब एक चार्ज एक वेलोसिटी के साथ एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है और वो फोर्स इसके बराबर होता है। ठीक, और वो फोर्स का डायरेक्शन जो होता है वो क्या होता है, वो v क्रॉस b के डायरेक्शन के बराबर आता है। यानी फोर्स का डायरेक्शन वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो अगर यहां पे देखिए, यहां पे हम लोग अज्यूम करते हैं कि इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से यहां पे एंटर कर रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन ये है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्ड है। ठीक है, डाउनवर्ड का है, इनवर्ड है। तो देखिए वेलोसिटी ऐसी और मैग्नेटिक फील्ड ऐसी, तो v क्रॉस b, राइट हैंड पाम रूल, v क्रॉस b, v की तरफ पाम को रखा और b की तरफ कर्ल करके थंब को खोला, तो थंब का डायरेक्शन जो है वो देता है फोर्स का डायरेक्शन। तो जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी तरफ अपवर्ड एक फोर्स लग रहा होगा और इसी फोर्स की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है ये इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करेगा, एक सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करेगा ऐसे, और यहां से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ऐसा मानते हैं कि इस सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है वो है r। तो इस रेडियस के वैल्यू क्या आता है, यह आता है mv/qb के बराबर। ठीक है, और जो टाइम लगता है, टाइम पीरियड टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, वो क्या होता है 2πr/v के बराबर। ठीक, तो जब भी एक चार्ज एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है विद वेलोसिटी, तो उसके ऊपर लगती है एक फोर्स और इस फोर्स की वजह से वो मूव करने लगता है एक सर्कुलर पाथ में जिसकी की रेडियस होती है ये है उस रेडियस, उस सर्कुलर पाथ का रेडियस जिस सर्कुलर पाथ पे ये चार्ज घूमेगा। ये है टाइम पीरियड ऑफ वन रेवोल्यूशन, यानी सर्कुलर पाथ पे वो चार्ज एक चक्कर कितने देर में काटेगा, टाइम पीरियड। अब देखिए इलेक्ट्रॉन यहां से तो घुसा और यहां से ऐसे बाहर आ गया, मतलब क्या हुआ, इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, इसने सर्कुलर पाथ का जो पेरीमीटर होता है उसका हाफ। ठीक है, या फिर मैं बोल सकता हूं कि एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट करने के लिए अगर उसको t टाइम लगता है तो ये तो आधा साइकिल ही कवर किया है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो यहां घुसने से लेके बाहर निकलने तक जो टाइम इसको लगा होगा, अगर मैं उसको t बोलूं तो वो किसके बराबर है, टाइम पीरियड के हाफ के बराबर, दैट इज t/2। तो ये कितना आ जाता है 2πr/v के बराबर, 2v के बराबर। यहां से 2 से 2 कैंसिल, r की वैल्यू हम लोगों को यहां पता है, तो πmv/v/qb के बराबर। यहाँ v से v कैंसिल, तो ये हो जाता है πm/qb के बराबर, जो इतना टाइम इसको लगेगा इस फील्ड से बाहर आने के लिए। अब कुछ नहीं करना, बस वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है। 3.14 पाई की वैल्यू, m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 × 10⁻³ kg, चार्ज इज 1.6 × 10⁻⁻19 और b कितना दिया हुआ है 10⁻⁻5 के बराबर। ठीक है, इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये आता है 1.7 × 10⁻⁻6 सेकेंड के बराबर, दैट इज 1.7 माइक्रो सेकेंड लिख देते हैं। ठीक है, तो इतना टाइम लगेगा
इस इलेक्ट्रॉन को इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलने के लिए। ठीक है, ध्यान से देखिए और इसको नोट कीजिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कहता हमसे। कहता है टू आइडेंटिकल लूप्स P एंड Q, ईच ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर are lying in perpendicular plane such that they have a common center as shown in the figure. अच्छा, find the magnitude and direction of the net magnetic field at the common center of the coil if they carry current equal to 3 and 4 respectively. चलिए हम लोगों ने एज्यूम किया कि यहाँ पे जो करंट है इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ठीक, और यहाँ पे जो करंट है वो ऐसे फ्लो कर रही है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से अगर कोई सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके एरिया के परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड, अगर वो करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहां पे और सिंपल हिसाब से समझाऊं तो मान लीजिए यहां पे एक कॉइल है और करंट जो है वो ऐसे फ्लो कर रही है, ऐसे। ठीक है, करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है इसमें। तो अगर हम अपना राइट हैंड को करंट के डायरेक्शन में कर्ल करें और अपने थंब को खोले तो जो थंब का डायरेक्शन होगा वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, जो कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से आ रहा है। तो सेंटर से ये आउटवर्ड। ठीक है, और अगर ये करंट जो है वो इस डायरेक्शन पे ना फ्लो करके इस डायरेक्शन पे फ्लो करे ऐसे, तो इस डायरेक्शन में करने के लिए अब इस करंट की इस डायरेक्शन में हम लोग अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे और थंब को खोलेंगे तो इनवर्ड। ठीक है, यहां से। ठीक है, इनवर्ड इस डायरेक्शन के लिए और आउटवर्ड आपके एंटी क्लॉकवाइज के लिए। ओके, तो देखिए इस डायरेक्शन पे करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इस वाले P, ये जो P लूप है ना, यहां पे करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे ऐसे। तो अगर हम लोग अपना फिंगर इस करंट के डायरेक्शन में कर्ल करके अपना थंब खोले तो जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो क्या आ रही है, परपेंडिकुलर एट द सेंटर। इसको हम लोग अगर B1 नाम दे दे। ठीक, और सिमिलरली अगर ये लूप में इस वाले सर्कुलर लूप में करंट ऐसे फ्लो कर रही है तो अगर हम लोग करंट के डायरेक्शन में अपने फिंगर को कर्ल करें और अपने थंब को खोलें तो इस रिंग से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएगी वो आएगी इस तरफ। ठीक है, थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, मान लीजिए एक रिंग रखा हुआ है ऐसे। ठीक है, और करंट क्या है, करंट उसमें इस तरीके से फ्लो कर रही है ऐसे। तो अगर हम लोग करंट के डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करते हैं और अपना थंब को खोलते हैं तो थंब की जो डायरेक्शन होगी वो होगी मैग्नेटिक फील्ड की। तो इस वाले रिंग की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो आएगी इस डायरेक्शन में। इसको हम लोग B2 नाम दे दें। ठीक है, ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक, ठीक है, एक चीज और आप लोगों को ध्यान रखना है क्या, कि अगर एक सर्कुलर लूप है इस तरीके से और इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे और इसका रेडियस जो है हम लोगों ने अगर a मान के चले, ठीक है, तो इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे जो इस रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आती है वो आती है μ0/4π I इंटू 2π R इंटू
आर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 के बराबर। देखिए ये होता है इस मैग्नेटिक फील्ड पे, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, ठीक है, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे, ठीक है, अलोंग द एक्सिस ये। और अगर हम लोग इस पॉइंट को सेंटर पे अज्यूम करें तो ये जो x होता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है 0। इसको a कर देते हैं क्योंकि रेडियस हम लोगों ने a अज्यूम किया है, ठीक। तो यानी ये 0 हो जाएगा when this p is at the center of the coil। तो ये पूरा क्या बन जाता है, I 2 पाई a स्क्वायर बाई, ये तो 0 हो गया, ठीक है, इससे ये कट गया तो ये ऊंचे बन जाता है a क्यूब, तो a स्क्वायर से ये कट गया, ये 2 पाई से ये कट गया 2, तो ये जो फॉर्मूला बन जाता है b एट सेंटर वो कितना बन जाता है ऑफ कॉइल, वो कितना बन जाता है यहाँ पे, ये बन जाता है म्यू नॉट I बाई 2a के बराबर, वेर a इज द रेडियस ऑफ द रिंग। ध्यान से देखिए, हम लोगों ने इस एक्सप्रेशन को देखा, ठीक, इस एक्सप्रेशन से हम लोगों ने इसकी वजह से यहाँ पे इसको डिराइव कर लिया, और यही होता है प्रॉपर तरीका, वरना आप कितने फॉर्मूलाज को याद कीजिएगा। इस तरीके से तो हर केस के बहुत सारे फॉर्मूला बन जाते हैं, अब कितने याद कीजिएगा। इससे अच्छा जो बेसिक है, जो सबसे मेन फॉर्मूला होता है, जो इंपॉर्टेंट है, उसको याद कीजिए और फिर केस के हिसाब से इस फॉर्मूला को मॉडिफाई कर लीजिए, ठीक है। तो ये बन जाता है इसकी और इसकी वजह से। अच्छा, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, कितना है 5, तो यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो कितने दी हुई है, 5 सेंटीमीटर, यानी 5/100 मीटर के बराबर, ठीक है, अगर हम लोगों ने इसको मीटर में कन्वर्ट किया तो। और करंट क्या है, 3 और 4, ठीक है, तो हम लोग इस करंट में से मान लेते हैं यहां से 3 और यहां से इसमें से 4 लो कर रही है, ठीक है, 3 एम्पेयर यहां से और 4 एम्पेयर यहां से। तो B1 क्या हो जाएगा, इस वाला फॉर्मूला से फिर से देखते हैं, म्यू नॉट, यहां से हम लोगों ने 3, हाँ 1 के लिए 3, 2 इंटू 5/100, तो ये क्या जाता है 3 म्यू नॉट बाई 10, हाँ 10 टू द पावर -1, ओके, या फिर सिंपली 30 म्यू नॉट लिख सकते हैं इसको, ठीक है, टेस्ला। इसी तरह B2 क्या आया, म्यू नॉट, करंट क्या है 4, इस पे 4 है तो ये B2 कितना होगा, 4 की वजह से होगा, तो 4, 2 इंटू फिर से 5/100, तो ये आ जाता है आपका 10, 40 म्यू नॉट टेस्ला। अब देखिए ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, तो बी नेट क्या हो जाएगा, √/(b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस 2b1 b2 cos 90। तो देखिए ये पूरा टर्म कैंसिल हो गया cos 90 की वजह से, और ये फॉर्मूला क्या बन गया, ये बन गया b1 b2 का होल स्क्वायर, दैट इज ये हो जाता है 30 म्यू नॉट होल स्क्वायर प्लस 40 म्यू नॉट होल स्क्वायर। यहां से मैं 10 म्यू नॉट, तो यहां से देखिए 10 स्क्वायर म्यू नॉट स्क्वायर को कॉमन लूं तो 10 म्यू नॉट बाहर आ जाएगा, और ये बन जाता है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज
5, ये क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर 9, 16, 25, 5, 50 म्यू नॉट टेस्ला के बराबर। देखिए ध्यान से इसको, ठीक है। इसमें से और इसमें से हम लोगों ने 10 म्यू नॉट स्क्वायर को कॉमन लिया है, ठीक है। तो ये बच जाता है 3 स्क्वायर और ये ठीक है। अब क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन भी पूछा है, ठीक है। तो डायरेक्शन के लिए क्या करना होगा, मान लीजिए कि यहां से बीच में से निकलता है मेरा बी नेट, ठीक है, और मैं इस एंगल को थीटा मान के चलता हूं, ठीक है। तो यहां से मैं अगर tan थीटा बोलूं तो ये क्या हो जाएगा, b1/b2 के बराबर। ध्यान से देखिए, इसको यहां शिफ्ट कीजिए, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, दैट इज b1/b2। b1 की वैल्यू क्या है 30 म्यू नॉट बाई 40 म्यू नॉट, तो ये जाता है 3/4 के बराबर, ठीक है। और यहां से ये थीटा जो निकलता है ये निकलता है 37 डिग्री, ठीक है। ये फेमस ट्राइंगल है। तो यहां से थीटा आ रहा है 35 है, देयरफॉर बी नेट जो होगा इज एट 37 डिग्री विथ रेस्पेक्ट टू B2। देखिए ध्यान से देखिए, नोट कीजिए इसको। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कहता है हमसे। क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स A and B separated by a distance D carry equal current I flowing in same direction। अच्छा, as shown in the figure। पहला क्वेश्चन पूछता है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P situated between them at a distance x from one wire। अच्छा, तो देखिए ये जो है क्वेश्चन, ये डायग्राम क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है, एग्जैक्ट यही डायग्राम है। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 2 लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर्स, ठीक है। यहां पे इसका टॉप व्यू दिया हुआ है। अगर मैं इसको बनाऊं तो ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है। यहां पे टॉप व्यू दिया गया है और दोनों करंट क्या दिया हुआ है कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, दोनों करंट, दोनों वायर में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं ऐसे। तो इस डायग्राम को अगर मैं ऐसे बनाऊं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए ये D और यहां से x डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P। इस पॉइंट पे हम लोगों को क्या पूछा गया है, मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। ओके, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोगों को जो कंसेप्ट पता होना चाहिए वो पता होना चाहिए कि मान लीजिए एक लॉन्ग वायर है, ऐसा एक वायर है, ठीक है। ये R है, ये पॉइंट P है, ठीक है। ये वायर जो है ये अभी फाइनाइट लेंथ का है। क्या है, फाइनाइट लेंथ का। और इस वायर का एक एंड P पॉइंट पे जो एंगल बना रहा है वो है अल्फा और दूसरा एंड जो बना रहा है वो है बीटा, ठीक है। और ये करंट कैरी कर रहा है I, ठीक।
तो P पॉइंट पे जो कि इस वायर से R डिस्टेंस पे है, इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, P इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई R I साइन अल्फा प्लस साइन बीटा के बराबर। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला जो हम लोगों को पता होना चाहिए। क्या है, एक फाइनाइट लेंथ का वायर है, उस वायर से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, तो इस P पॉइंट पे इस कंडक्टर पे जो करंट फ्लो कर रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। एक एंड इस P पॉइंट पे बना रहा है अल्फा एंगल, दूसरा एंड बना रहा है बीटा। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना उसका वैल्यू ये आएगा ऐसे। ठीक, ये है क्या, ये फॉर फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर के लिए। और जब ये वायर इनफाइनाइट लेंथ हो जाता है, मतलब इनफाइनाइट लेंथ, तब क्या होगा, ये वायर को अगर हम लोग इमेजिन कीजिए कि इस वायर को हम लोग स्ट्रेच करके बहुत लंबा कर दें, बहुत लंबा, तो जैसे जैसे ये वायर का हेड जो है इस तरफ जाएगा, वैसे वैसे जो अल्फा एंगल है ये भी बढ़ेगा। और जब ये बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते फॉर इनफाइनाइट लेंथ ये अल्फा एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर। सिमिलरली जब ये एंड इस तरफ भागेगा तो ये एंगल भी खुलेगा, बढ़ेगा, और बढ़ते बढ़ते फॉर इनफाइनाइट ये एंगल क्या हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री। तो ये वाला जो इक्वेशन है ये फाइनाइट के लिए है एंड फॉर इनफाइनाइट, ठीक है, फॉर इनफाइनाइट लेंथ जो B होगी वो क्या होगी, जो B होगी वो क्या होगी, म्यू नॉट बाई 4 पाई R I। अच्छा, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, तो साइन 90 इज 1, देन अगेन साइन 90 1, दोनों ऐड होके 2, तो ये 2, तो इस 2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो फॉर्मूला बन जाता है म्यू नॉट I बाई 2 पाई R के बराबर। ठीक है, ये है मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम एन इनफाइनाइट वायर एट ए डिस्टेंस R। ठीक है, तो इसी इक्वेशन का यूज करना है। क्यों यूज करेंगे इसका, क्योंकि हम लोगों को लॉन्ग वायर दे दिया है क्वेश्चन में, हम लोगों को कहा है 2 लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर्स। तो जब लॉन्ग वायर कहा है तो हम लोग अज्यूम करके चलेंगे कि ये जो वायर है ये इनफाइनाइट लेंथ की है। ठीक है, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहां पे ये डिस्टेंस यहां से यहां क्या दिया हुआ है, x, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा यहां से यहां, ये हो जाएगा d माइनस एक्स के बराबर, हाँ कि ना। ये पूरा सेपरेशन यहां से यहां क्या है, d है, अगर ये x है तो ये क्या होगा d माइनस एक्स। तो इस वायर की वजह से इस वायर को मैं a नाम दे देता हूं, इसको b नाम दे देता हूं, तो वायर a की वजह से x पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कितनी आएगी, b ड्यू टू वायर a म्यू नॉट I बाई 2 पाई x, r की जगह x, और फिर सिमिलरली b मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर B, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा म्यू नॉट I बाई 2 पाई, डिस्टेंस कितना है इस बार इस वायर से P पॉइंट का, ये हो जाएगा d माइनस एक्स के बराबर। ठीक है, ये हो जाएगा d माइनस एक्स के बराबर। अब देखिए इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, देखिए यहां पे अगर मैं राइट हैंड, यहां पे अगर मैं फिंगर कर्ल का रूल लगाऊं, ठीक है ना, डायरेक्शन तो निकालना आता है आप लोगों को। देखिए अगर करंट की डायरेक्शन ये है तो अपने थंब को यहां पे प्लेस किया और फिंगर्स को कर्ल किया, तो जो डायरेक्शन फिंगर्स की होगी वही डायरेक्शन इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की होगी ड्यू टू दिस वायर। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग अपने थंब को रखते हैं, ठीक, और फिंगर्स को कर्ल करते हैं, तो इस पॉइंट पे इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या है, इनवर्ट।
ठीक। और इस वायर की वजह से, अगर हम लोग इस वायर के हिसाब से देखें तो यहाँ पे हम लोगों ने अपना थंब को रखा और फिर फिंगर को कर्ल किया। तो जब कर्ल किया तो देखिए इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो आ रही है आउटवर्ड, यानी वायर ए की वजह से पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है इनवर्ड, और वायर बी की वजह से पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बनी है आउटवर्ड। तो हमारा जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, बी नेट, वो क्या होगा, वो होगा बी ए माइनस बी बी के बराबर, हाँ कि ना। वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर सम होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग ये देखें तो ये क्या हो गया, बी ए स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर माइनस 2 बी बी कॉस, एंगल क्या बन रहा है बी ए बी बी के बीच 180 डिग्री, एक अंदर की तरफ दूसरा बाहर की तरफ, दोनों के बीच एंगल है 180 डिग्री। एक्चुअली यहाँ प्लस होगा, ठीक है। ध्यान से देखिए cos 180 डिग्री की वैल्यू क्या आती है -1, तो ये -1 यहाँ आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, देखिए बी स्क्वायर बी ए स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर माइनस 2 बी बी, यानी ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा बी ए स्क्वायर बी ए माइनस बी बी का स्क्वायर, दैट इज सिंपली बी ए माइनस बी बी, ठीक है। मैग्नीट्यूड वाइज लेंगे, ठीक है, इसकी मैग्नीट्यूड ये ऐसे आता है, ठीक है ना। इसका मतलब होता है वेक्टर, ठीक है, वेक्टर समेशन। माइनस क्यों लिखा था, क्योंकि पहले ही दिख रहा था 180 डिग्री एंगल है, और देखिए फॉर्मूला से भी इसी तरीके से आया है। तो दिस मैग्नीट्यूड माइनस दिस मैग्नीट्यूड, तो मैं फाइनली अगर आंसर यहाँ पे ड्रॉ करूं तो बी नेट कितना आ रहा है, बी नेट आ रहा दिस माइनस दिस, दैट इज 1/x माइनस 1/d माइनस एक्स, दैट इज दिस। देखिए दिस माइनस दिस, तो जो कॉमन था उसको बाहर ले लिया, μ0I/2π 1/x माइनस दिस, और इसको अगर सॉल्व कर देते हैं μ0I/2π x d माइनस एक्स d माइनस एक्स माइनस एक्स, ये हो गया μ0I/2π d माइनस 2x/x d माइनस एक्स, ठीक है। ये अब आइए देखते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन को।
शो ग्राफिकली द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद डिस्टेंस x। ठीक है, ये है x और ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज नेट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, बी नेट। ठीक, यहां पे अच्छा, आप लोगों को एक चीज तो पता चल गई होगी क्या, कि यहां जो बी नेट है वो क्या है, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डिफरेंस है। यानी यहां से लेके यहां तक कोई भी पॉइंट लो, उस पॉइंट पे इसका और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो अगर मैं यहां से ये पॉइंट लूं, यहां से d/2 और यहां से d/2, देखिए ध्यान से, तो जब d/2 पे मैं जाऊंगा यानी इसके बिल्कुल मिड पॉइंट पे यानी मिडिल से, तब यहां पे इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम होंगे, हाँ कि ना। यहां पे इस पॉइंट पे इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो, और इस वायर की वजह से इस जगह पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो दोनों सेम होगा। ठीक है, और दोनों इक्वल होने के साथ साथ क्या होंगे, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। यानी d/2 पे अगर मैं कोई पॉइंट कंसीडर करूं तो उस पॉइंट पे इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है और इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों इक्वल है एंड ऑपोजिट है, तो वो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल कैंसिल कर देंगे। ठीक है, और उस जगह पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी नेट, वो कितनी आएगी, 0। ठीक है, वो आएगी क्या, 0। और फिर अगर मैं डी पॉइंट के इस तरफ आऊं, यहां पे इस मिड पॉइंट से मैं इस तरफ आता हूं अगर, तब क्या होगा, यहां पे देखिए ये जो है डी, ये यहां पे जो ये सेपरेशन है, मान लीजिए मैं एक पॉइंट यहां कंसीडर करता हूं, एक्स पे ही मान लेते, चलिए एक्स पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है, इसकी वजह से वो ज्यादा होगी और इसकी वजह से कम होगी। क्यों, क्योंकि देखिए ये जो पॉइंट है इस वायर से ज्यादा दूरी पे है, ठीक, और ये पॉइंट इस वायर से कम दूरी पे है। ठीक, तो ये जो आर की वैल्यू है, ये जो आर की वैल्यू है इस पॉइंट पे इस वायर की वजह से कम होगी, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड, इसका असर इस पॉइंट पे ज्यादा होगा और इसका असर इस पॉइंट पे कम होगा। ठीक, और सिमिलरली अगर मैं यहां से यहां पे चला जाता हूं, यहां से एक्स डिस्टेंस मान लीजिए ले लेता हूं, तो इस पॉइंट पे फिर से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इसकी वजह से, इस वायर की वजह से वो ज्यादा होगी और इस वायर की वजह से कम होगी। तो ओवरऑल क्या होता है कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो यहां पे और यहां पे दोनों पॉइंट पे सेम होगी, बट इंक्रीज और डिक्रीज करने के तरीके अलग होंगे। जैसे कि इस पॉइंट पे अगर मैं यहां पे इस पॉइंट को d/2 बोल देता हूं, यहां पे इसको d/2 बोल देता हूं, इस डिस्टेंस को, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से लाई करेगी, ऐसे देखिए d/2 पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी, ठीक है, एक्स एक्सिस पे। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि यहां पे इसकी वजह से एक वैल्यू आएगा, फिर इसकी वजह से थोड़ा ही सही एक वैल्यू आएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक, या फिर वेक्टर समेशन होगा तो एक वैल्यू आएगा। लेकिन जब यहां पे आते हैं तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, लेकिन इस बार क्या होगा, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ज्यादा डोमिनेंट होगी एज कंपेयर टू दिस, इसीलिए जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसका डायरेक्शन बोल सकते हैं वो क्या आएगा, इस वाले से ऑपोजिट आएगा। इसीलिए ये कर्व कुछ ऐसा दिखेगा, d/2 के इस तरफ, d/2 के इस तरफ इसका डोमिनेंसी ज्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, नेट मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा।
सिमिलरली यहां पे इसका डोमिनेंस ज्यादा तो इसका भी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग होने की वजह से यहां पे जो डोमिनेंसी होगी और इसकी जो डोमिनेंसी होगी दोनों के डायरेक्शन अलग होंगे। तो हम लोगों ने इस तरीके से इसको लिखा है। यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है मैग्नीट्यूड वाइज यहां पे भी वही है, लेकिन क्या है, साइन का डिफरेंस है। साइन का डिफरेंस यानी डायरेक्शन का डिफरेंस है। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप लोग नोट कीजिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कहता है हमसे। An alpha particle is accelerated through a potential difference of 10 kilovolt and moves along x-axis. It enters a region of uniform magnetic field of B equal to 2 into 10 to the power minus 3 Tesla acting along y-axis. ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स पाथ। मास को ये लेने बोला है। अच्छा, देखिए यहां पे जो पार्टिकल है वो कहां मूव कर रही है, एक्स एक्सिस पे, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या है, वाई एक्सिस पे। यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये मानते हैं और चार्ज की जो वेलोसिटी है वो ये है। यानी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी ऑफ द चार्ज इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर कोई चार्ज इन मोशन किसी मैग्नेटिक फील्ड पे जाता है तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होता है, और वो मैग्नेटिक फोर्स का जो वैल्यू है वो क्या होता है, Q V क्रॉस B के बराबर। यानी Q VB साइन थीटा के बराबर। ये थीटा क्या है, 90 डिग्री है। थीटा क्या है, V इसमें V और B के बीच का एंगल परपेंडिकुलर 90 डिग्री, तो साइन थीटा जो है वो 1 हो जाएगा साइन 90। तो ये बन जाता है Q V और B के बराबर मैग्नेटिक फोर्स। तो उस चार्ज के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स काम करेगी वो क्या होगा, वो होगा इसके बराबर। ठीक है, अच्छा एक बात और कि जब भी कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर करती है ना, तो उस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगता है ये, और वो चार्ज जो है वो सर्कुलर पार्ट में रोटेट करने लगती है। वो जो है वो सर्कुलर पाथ एक्वायर कर लेती है। अगर परपेंडिकुलर एंटर ना करे, किसी एंगल पे एंटर करे, तो वो जो पाथ लेती है उसको हेलिकल बोलते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं हेलिकल पाथ। उस टाइम क्या होता है, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बनते हैं। ठीक, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो उसको सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा होता है, और वो कंपोनेंट जो कि अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है वो उसको लीनियरली मूव करता है। तो पार्टिकल हेलिकल पाथ में मूव करती है, मतलब लीनियर और सर्कुलर मोशन दोनों कर रहा होता है। इतना फर्क होता है बस। यहां पे हम लोगों को कह दिया है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो हम लोगों को टेंशन नहीं लेना है, ये सिर्फ और सिर्फ प्योर सर्कुलर मोशन ही करेगा। ठीक, अब जब प्योर सर्कुलर मोशन करेगा एक्सक्यूज मी, तो उसके पास एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी होगा, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड ही या ये मैग्नेटिक फोर्स ही प्रोवाइड करती है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम लोग इस मैग्नेटिक फोर्स के एक्सप्रेशन को सेंट्रीपिटल फोर्स के एक्सप्रेशन के साथ इक्वेट कर सकते हैं आराम से ऐसे। ठीक, ऐसा, और यहां से
आर की वैल्यू जो है वो आराम से निकाल सकते हैं mv/qb। देखिए इसको, तो ये क्या आया, ये आया रेडियस। किसका रेडियस? उस सर्कुलर पाथ का रेडियस जिस पाथ पे चार्ज जो है वो मूव करेगी। ठीक है, अब हमको क्या पता, चार्ज बी, एम और वी। m is mass of the particle, v is velocity of the particle, q is charge of the particle, b होता है मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, एक और चीज कहा गया हमसे, क्या? ये अल्फा पार्टिकल है और ये एक्सेलरेटेड हुई है एक पोटेंशियल डिफरेंस से जो कि है 10 kV। तो जब एक पार्टिकल किसी पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट हो ना, तो उसके पास एक एनर्जी होती है। वो एनर्जी जो होती है वो होती है Q टाइम्स द पोटेंशियल डिफरेंस, ये। और यहां से इस एनर्जी को हम लोग mv² qv लिख सकते हैं। ठीक, ये v जो है ये वेलोसिटी है और ये जो बड़ी वाली v है ये पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये क्या हो जाता है, ये q v बाई m का रूट। ध्यान से देखिए, ये क्या है, ये है वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विच इज बीइंग एक्सेलरेटेड इन द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये जो वेलोसिटी है ये चार्ज, पोटेंशियल और मास के टर्म में है। अब अगर हम लोग इसको, इस वेलोसिटी को इस एक्सप्रेशन में पुट करते हैं ना, तो एक्सप्रेशन क्या बन जाता है, m q v रूट ओवर 2 q v बाई m। अब अगर हम लोग इसको अंदर लेके जाएं, तो ये क्या हो जाता है, 2m² q v बाई q² b² m। ध्यान से देखिए, इसको यहां लेके गए ऐसा, शक्ल सूरत कुछ ऐसी बनी इसकी। ठीक है, अब देखिए, इससे एक m कैंसिल, इस q से ये q कैंसिल, तो ये क्या हो जाता है, 2mv बाई qb। ध्यान से देखिए, अब इसका वैल्यू को पुट करते हैं, सब कुछ दिया हुआ है, 2 इंटू मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल 6 इंटू 10 टू द पावर -27, पोटेंशियल कितना है 10 इंटू 10 किलो वोल्ट, यानी 10 इंटू 10 टू द पावर 3 वोल्ट बाई चार्ज। चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल जो होता है वो 2 टाइम्स एन इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू b², b कितना है 2, 10 टू द पावर -3 का होल स्क्वायर। इस 2 से 2 गया, इससे ये 4 गया। ठीक है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, रूट ओवर 4 इंटू, ये ऊपर जाएगा 19 प्लस 19 और ये 4, 19 प्लस 4 23 इंटू 10 टू द पावर -27 बाई 2 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 10 टू द पावर -6। अच्छा, 4 से 4 कैंसिल,
ये ऊपर जाएगा 29 तो रूट ओवर 10 to the power 29 into 10 to the power minus 27, that is root 100 equal to 10 मीटर, क्योंकि सारे एसआई यूनिट में दिया हुआ है तो 10 मीटर। तो जो रेडियस होगा वो आएगा 10 मीटर के बराबर। That's it.